क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दे रखा आपको। एक पाइप में पानी की गति 3 मीटर पर सेकंड है। पाइप का व्यास डायमीटर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, सीजीएस में यूनिट दे रखी है। पाइप का संकीर्ण भाग जो नैरो पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर डायमीटर का है। तो संकीर्ण भाग में पानी की गति कितनी? तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से साफ आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी, सातत्य समीकरण। क्या दे रखा है? पाइप जो हमारे पास में है इस प्रकार से, ऐसा ये वाला भाग है। नोजल देखी होगी आपने, जो आगे से बड़ी होती है और पीछे का जो एंड होता है उसका वो छोटा होता है। तो दो पार्ट्स हो गए हमारे पास। इस वाले भाग का डायमीटर D1 व्यास जो है आपके पास वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तो आपको पता है अगर रेडियस निकालूं मैं तो आधा करना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। दूसरा जो भाग आपके पास में है वो 10 सेंटीमीटर डायमीटर का है, यानी D2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर मैं रेडियस की बात करूं तो मैं इसका हाफ करूंगा, ये मेरे पास में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो एंड है, पहला वाला भाग, यहां से जो पानी इनलेट में जा रहा है इसकी स्पीड आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी सब MKS में है। दूसरा वाला जो भाग है, यहां से जब पानी बाहर निकलेगा इसकी वेलोसिटी, डायग्राम और डाटा को देख के साफ आपको लग रहा होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन बतानी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब ध्यान से देखिएगा, A1 की वैल्यू होती है हमारे पास में पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है। ये बन जाएगा V1 इज इक्वल्स टू पाई, यहां बन गया आपके पास R2 स्क्वायर V2। पाई से पाई कैंसिल आउट करो। पहले जिस वैल्यू को कैलकुलेट करना उसको सेपरेट करें, हमें V2 निकालना है तो हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा? V1 और R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वरना खाम का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। V1 कितना दे रखा? 3। R1 की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और R2 हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने सेंटीमीटर को बदला क्यों नहीं? ऊपर और नीचे दोनों में सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करोगे तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बनेगा आपके पास में 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू 4, ये हो गया आपके पास में 12 मीटर पर सेकेंड। आप ये कह सकते हो कि जो आउटलेट है वहां से जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दे रखा है। एक टैंक में पानी की ऊंचाई 10 मीटर है। टैंक के नीचे एक छिद्र है, नीचे एक छोटा सा होल क्रिएट किया हुआ है जिससे पानी बाहर निकलता है। तो छिद्र से बाहर निकलने वाले पानी की गति कितनी? तो देखिए छिद्र से अगर बाहर निकलने वाले पानी की वेलोसिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब है टॉरिसिलीज इफ्लक्स पूछ रहा है, जिसको टॉरिसिलीज का बहिस्त्राव वेग कहते हैं। देखिए क्या दे रखा आपको। मान लिया हमारे पास में ये कोई भी एक कंटेनर हो गया, ऐसा ऐसा बनाए तो ये कोई भी एक कंटेनर हो गया आपके पास में, क्लियर। अब आपने कहा कि इस कंटेनर की जो हाइट है वो आपको दे रखी है 10 मीटर। MKS में है, CGS में नहीं, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर आपसे कह रहा है कि टैंक के नीचे बिल्कुल पैंदे पर, कई बार बच्चे हाइट ढूंढते, हाइट का है, हाइट नहीं दे रखी, इसका मतलब यहाँ जस्ट बॉटम में है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। इस पानी की वेलोसिटी हमने मान ली V, आपको यही कैलकुलेट करनी है। और आपको पता है इस पूरे कंटेनर के अंदर में क्या है? पानी फिल रहा। आपसे पूछा है इस छेद में से निकलने वाले पानी का वेग कितना होगा। इसको ये बहिस्त्राव वेग भी कह सकता था, इफ्लक्स वेलोसिटी। तो देखिए बहिस्त्राव वेग का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू √2GH। अब ये H क्या है, इसको लेकर बच्चे के दिमाग में बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस रहते हैं। H हमारे पास में क्या है? छिद्र जो होल है, छिद्र तथा पानी के ऊपरी भाग के मध्य दूरी, ऊपरी भाग के मध्य जो दूरी है इनके बीच का डिस्टेंस है, इसको क्या है? यानी छिद्र और टॉप जो पार्ट है इनके बीच का जो गैप है वो तो डायरेक्ट आपको 10 मीटर दे रखा है और G की वैल्यू आप 10 मीटर यूज कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो 9.8 यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन बढ़ेगी, आंसर नियर अबाउट आएगा। V इज इक्वल्स टू √2 हो गया, G है 10 और H आपको 10 दे रखा। देखिए 10 का स्क्वायर आपके पास में 100 बाहर निकलेगा, 10 बन जाएगा √2। या तो आप लिख सकते हो इतना, पर अगर मान लो ये वैल्यू कैलकुलेट करावे तो आप लोगों को पता है कि √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो आपका आंसर आएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो इस छिद्र से जो पानी बाहर निकलेगा उस पानी की स्पीड होगी 14.14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एक हवाई जहाज का पंख ब्लेड जो है इतने मीटर तो चौड़ा है और इतने मीटर लंबा है। एरिया निकालने की जरूरत होगी तो L इंटू B से निकाल लेंगे। पंख के ऊपर का द्रव मतलब जो जिसमें प्रवाह का गुण होता है, इसमें यानी हवा की बात कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की गति से बहता है, जबकि निचले भाग पर इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। तो पंख के ऊपर और नीचे दबाव का अंतर कितना होगा? मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के समझा देता हूं। देखिए ये मान लिया हमने एक प्लेट मान ली पंखे की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऊपर की साइड में
तो जो आपको स्पीड दे रखी है P1 इज इक्वल्स टू, ये कितनी है आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड। ओके, फिर आपसे कह रहा है निचला वाला जो भाग है इसमें, ये यहां पर दे रखी है V2 इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड। हवा में डिफरेंस होगा तभी प्रेशर में डिफरेंस होगा, तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि ऊपर और नीचे जो प्रेशर लग रहा है हवा का, इसको P1 कह दिया और इसको मैंने कह दिया P2, इनका डिफरेंस कितना होगा। कई बार बच्चे के दिमाग में आता है कि P1 माइनस P2 करूं कि P2 माइनस P1 करूं। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि प्रेशर और वेलोसिटी उल्टे होते हैं एक दूसरे। इसका मतलब जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम होगा, और जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो आपको डेल्टा P कैलकुलेट करना है, जो आपके पास में होगा P2 माइनस, अब देखिए हाइट नहीं दे रखी, हाइट का मतलब क्या है, बच्चा कहेगा सर इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ठीक पतली सी प्लेट है, तो इसकी हाइट जो है उसको हम नगण्य मान सकते हैं। क्यों नगण्य मान सकते हैं? क्योंकि ध्यान से देखिएगा लंबाई और चौड़ाई दे रखी, ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब h दोनों सेम होंगे। अब बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, हमारे पास दो एंड्स पे लगाओ, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास में रो जी एच इक्वल्स टू करके 1 कर देता हूं। दूसरे में आपके पास में आ जाएगा P2 प्लस करके हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस करके रो जी H2। अब देखिए हाइट में डिफरेंस नहीं है, दोनों को जीरो कैलकुलेट कर सकता हूं। जीरो कैलकुलेट करने की जगह आप कह सकते हो दोनों में सेम होगा तो ये कट जाएंगे आपस के। क्लियर? मैंने लिख दिए, जनरली लिखा नहीं जाता इसको। आपको प्रेशर में डिफरेंस निकालना, तो प्रेशर में डिफरेंस P2 माइनस P1 होगा, इसको यहां शिफ्ट करो, ये उधर चला जाएगा, यानी डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स। इसको मैंने यहां शिफ्ट किया तो इस वैल्यू को मुझे ले जाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, हाफ और रो कॉमन निकाल दूंगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब देखिए बच्चा कहता है कि सर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द एयर। एयर की डेंसिटी 1.29 kg पर मीटर क्यूब होती है। मैं लिख देता हूं, नहीं दे रखी है कोई बात नहीं, आपको पता करना पड़ेगा, ये चीज देगा नहीं वो 1.29 kg पर मीटर क्यूब। आप इसको नियर अबाउट 1.3 लिख सकते हो, kg पर मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ये वैल्यू लिखते हैं, क्या बन जाएगा, देखो हाफ हो गया हमारे पास, MKS में वैल्यू है 1.3 मल्टीप्लाई करके V1 स्क्वायर आपके पास में कितना है 20 का स्क्वायर 400 हो गया, माइनस करके V2 का स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास में 225। ओके, 1/2 मल्टीप्लाई 1.3 इंटू, इनको माइनस करोगे तो नियर अबाउट आपके पास में 175 आएगा। अब देखो 13 को मैं मल्टीप्लाई करके फिर हाफ करूंगा, इसमें 13 को मल्टीप्लाई किया 13 पंजे 65 का 5 6 चला गया, 13 सत्ते 91 91 97 कैरी 9 हो गया, 13 7 और 2 9 22, यानी पॉइंट लगेगा इधर, डिवाइडेड बाय हो गया 2 आपके पास। तो देखिए ये कितना बन जाएगा 1 1 और ये बन गया आपके पास में 3 पॉइंट करके 75 पास्कल। पास्कल कह सकते हो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि दोनों पंखों की साइड्स में जो प्रेशर डिफरेंस आया वो 113.75 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पाइप में द्रव का दाब प्रेशर कितना है 2 लाख पास्कल है। यदि पाइप का डायमीटर व्यास 30 सेंटीमीटर है और द्रव का घनत्व डेंसिटी जो है, अब पानी की डेंसिटी 1000 होती है, इसमें कोई इफ बट नहीं, तो पाइप के संकीर्ण भाग में द्रव की गति क्या होगी जबकि वहां का दाब इतना है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़े से डाटा चेंज करके दिए गए। मान लिया ये हमारे पास में पाइप दे दिया है, मैं वैसा ही बनाऊंगा जैसे मैंने पहले बनाया था, नोजल टाइप, ये बन गया। इसमें पहला पार्ट जो है, इस जगह का प्रेशर आपको दे रखा है 2 × 10⁵ मैं ऐसे लिख देता हूं 10⁵ पास्कल हो गया। क्लियर? फिर आपसे कह रहा है यहाँ का डायामीटर मैं डायरेक्ट रेडियस में कन्वर्ट कर रहा हूं, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 30 दे रखा, आधा होगा 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10⁻² हो गया। अब देखिए पहले वाले एंड की वेलोसिटी नहीं दे रखी आपको इसमें, ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर में यहाँ का जो पानी रेस्ट कंडीशन में था V1 = 0 मान लिया। वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो मन मर्जी से आंकड़ा नहीं मानना है। जैसे आपको पता है कि मोशन इन 1 डायमेंशन में कहते हैं कि एक वस्तु प्रारंभ होती है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं देती तो हम उसको रेस्ट में मानते हैं। तो सेम कंडीशन में पहले वाला जो टर्मिनल है वहां पर पानी रेस्ट कंडीशन में एज्यूम किया तो V1 कितना हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे एंड की बात कर रहा है, तो दूसरे सिरे पर प्रेशर आपको दे रखा है P2 = 1.5 × 10⁻, 4 0 और ये हो जाएगा 5 पास्कल हो गया। आपको चाहिए यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, P2 का निकालना है। अब डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर इस लिक्विड की डेंसिटी आपको दे रखी है 1000 10⁻³ kg पर मीटर। अब देखिए बर्नौली इक्वेशन यूज करते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 = P2 प्लस हाफ
रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 हो गया। अब देखिए हाइट का वेरिएशन नहीं दे रखा, इसका मतलब पाइप जो है वो जमीन के ऊपर रखा हुआ है, तो हाइट दोनों की सेम हो गई तो कैंसिल आउट हो गया। स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है तो ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। P1 दे रखा, P2 दे रखा और ये निकालना है। तो देखिए P2 निकालना तो पहले मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, पहले कभी भी वैल्यू पुट नहीं करनी है, इक्वेशन को एडजस्ट करे, जो वैल्यू निकालनी है हाफ रो V2 स्क्वायर। तो देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, रो नीचे, तो V2 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, रूट में 2 P1 माइनस P2 और होल डिवाइडेड बाय बन जाएगा आपके पास में रो। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए क्या बन गया आपके पास में, ये 2, पहले का प्रेशर कितना है 2 इंटू 10 की पावर 5, दूसरे का 1.5 10 की पावर 5, तो 2 में से 1.5 किया तो 0.5, 0.5 इंटू 10 की पावर हो गया 5, होल डिवाइडेड बाय 10 की पावर कितना है, अब देखो 3 इससे कटेगा 2 बच जाएंगे आपके पास, 2 का मतलब 100 बाहर आ जाएगा 10 बन जाएगा, आधे को डबल करें तो 1 बन जाएगा, तो रूट में बन गया 1। तो आप ये कह सकते हो कि V2 की वैल्यू आ गई आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड। अब कई बार बच्चा ये बोलता है कि सर रेडियस का तो कोई काम ही नहीं है, आप बताओ रेडियस का यूज होगा? रेडियस का यूज होता है सातत्य समीकरण में, बर्नौली इक्वेशन के अंदर में इसका कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एक टैंक में एक पाइप से द्रव बाहर निकल रहा है, टैंक की ऊंचाई 5 मीटर है और पाइप की ऊंचाई टैंक के पैंदे से 2 मीटर है, तो पाइप से बाहर निकलने वाले द्रव की गति क्या होगी? देखो ऐसा दे रखा है आपके सामने, मान लिया ये टैंक हो गया मेरे पास, ठीक है। अब हाइट जो टैंक की दे रखी है वो है 5 मीटर, 5 मीटर कंप्लीट हाइट। अब जो छिद्र है वो बिल्कुल बॉटम पे नहीं है, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर है, कितना ऊपर है 2 मीटर, यहां पर कोई छिद्र बना रखा है, ये हो गया आपके पास में 2 मीटर। अब यहां से जो पानी बाहर निकलेगा उसकी ई फ्लक्स वेलोसिटी, बहिस्त्राव वेग बताना है। तो देखिए बहिस्त्राव वेग जो होता है वो होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो आपको पता है कि ये हाइट मेरे पास कितनी होगी 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ई फ्लक्स वेलोसिटी में ये हाइट जरूरी होती है हमारे पास, तो फॉर्मूला आपके पास पता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 और हाइट आपके पास में हो गई 3, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट करके आपके पास बन जाएगा ये 6 और 10 60 हो गया हमारे पास। अब इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालना है, तो सिंपल सी चीज है, देखिए मैं इसको ऐसे नियर अबाउट निकाल रहा हूं मैं, तो आप ऐसे कह सकते हो, इसको ऐसे लिखें 15 इंटू 4, अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूं मैं, 4 में से बाहर आएगा 2 हो गया हमारे पास, रूट 15 16 के आसपास में रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू मैं 4 लिख सकता हूं, 3.9 आएगी तो मैंने 4 लिख दिया, ये बन गया आपके पास में 4 दूनी 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो लहरें बना रखी है मैंने, अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 7 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको मैंने 8 लिख दिया है। तो पांचवा क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड है।